नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अपनी सफेद रंग की होंडा इमेज कार में बैठे अवैध मिश्रा किसी का इंतजार कर रहे थे। कभी उसकी नज़र गाड़ी के दोनों ओर लगे मिरर पर जाती तो कभी कलाई घड़ी या फिर बगल की सीट पर रखे मोबाइल फोन पर। बेचैनी काफी बढ़ गई तो वो होठों ही होठों में बड़बड़ाया। किसी भी चीज की एक हद होती है। 10 बजे आने को कहा था, 11 बज रहे हैं। ना खुद आई और ना फोन किया। मैं फोन करता हूँ तो उठाती भी नहीं है। ना जाने कितनी बार अवधेश के मन में आया कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन सुमन से मिलने की लालसा उसे रोक देती कि थोड़ी देर और इंतजार कर ले, शायद वो आ ही जाए। ऐसा करते करते उसे लगा कि अब उसे चले जाना चाहिए, वो नहीं आएगी। उसने कार स्टार्ट भी कर ली, लेकिन तभी उसकी नज़र मैजिक मिरर पर गई तो पीछे से सुमन आती दिखाई दे गई। सुमन करीब आई और कार का दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या करती, ट्रैफिक जाम में इस तरह से फंस गई कि समय पर पहुंच ही नहीं सकी। तुम फोन नहीं कर सकती थी तो कम से कम मेरा फोन ही उठा लिया होता, मन को संतोष हो जाता, अवधेश ने झल्लाकर कहा। सॉरी तो कह दिया, अब क्या मेरी जान लेकर संतोष होगा, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि चलना कहाँ है, अवधेश ने पूछा। हमने जहाँ चलने के लिए पहले से तय कर रखा है, सुमन ने अवधेश की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब आज पूरी तैयारी करके आई हो। ठीक है, वहीं चलते हैं। आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरे लिए है ना, अवधेश ने पूछा। हाँ भाई, अब चलो, वैसे भी देर हो गई है और देर मत करो, बेचैन से होते हुए सुमन ने कहा। ठीक है बाबा, चल रहा हूँ, ये कहकर अवधेश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बातें करते हुए दोनों 15-20 मिनट में निठारी स्थित सूर्या गेस्ट हाउस जा पहुंचे। अवधेश ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया और सुमन के साथ कमरे में चला गया। अवधेश कमरे में पहुंचा ही था कि सुमन ने पर्स से मोबाइल निकाला और कोने में जाकर बात करने लगी। उसे फोन पर बात करते देख अवधेश ने कहा तो था कि आज का पूरा दिन मेरे लिए है, ये बीच में कौन आ गया, फोन करके किससे बात कर रही हो। सुमन ने फोन काटकर कहा, सॉरी, कुछ जरूरी काम था, फोन करके उसी के लिए कह रही थी। अब ना किसी को फोन करूंगी ना किसी का फोन रिसीव करूंगी, चाहो तो इसे अपने पास रख लो। सुमन ने अपना मोबाइल फोन अवधेश की ओर बढ़ाते हुए कहा। इसे अपने पास ही रखो, अवधेश ने कमरे में पड़े बेड पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा। जूते वगैरह उतारकर दोनों ने हाथ मुंह धोए और बेड पर आकर बैठे ही थे कि चाय नाश्ता आ गया। चाय नाश्ते का ऑर्डर अवधेश कमरा बुक कराते समय ही दे आया था। चाय नाश्ता करने के बाद लड़का बर्तन उठाने आया तो अवधेश ने खाने का ऑर्डर देते हुए कहा, खाना 2 बजे ले आना, और हाँ, इस बीच बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। इस तरह एकांत में अवधेश सुमन से बहुत दिनों बाद मिला था, इसलिए वो उसके साथ का एक भी पल बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसने अपने तो कपड़े उतारे ही सुमन के भी कपड़े उतारकर उसे बाहों में भर लिया। अवधेश सुमन को पाकर दीन दुनिया भूलता। इसके पहले ही कमरे में होने वाली चहल पहल सुनकर वो एकदम से सुमन से अलग हो गया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसे कमरे के अंदर 2 युवक और एक महिला दिखाई दी। उनमें से एक युवक के हाथों में वीडियो कैमरा था। उन्हें देखकर अवधेश सन्न रह गया। वो समझ गया कि बंद कमरे में उसने सुमन के साथ जो किया है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। झटके से उसने खुद को चादर से ढका और गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो और इस कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अवधेश उन्हें हैरानी से ताक रहा था। सुमन उसके बगल से उठी और आराम से कपड़े पहनकर उन्हीं तीनों के बगल में जाकर खड़ी हो गई। उसने भी हंसी में उन लोगों का साथ दिया तो अवधेश को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सब सुमन का ही किया धरा है। उसने सुमन को घूरते हुए कहा, तो ये सब तुम्हारी साजिश थी, बड़ी जल्दी समझ गए, सुमन ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अवधेश नादान नहीं था, उसे पता था कि ये सब क्यों किया गया है, इसलिए उनके कुछ कहने से पहले ही उसने पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो। पहले तो हम तुम्हें लूटना चाहते हैं, ये कहकर उन लोगों ने अवधेश की पैंट से पर्स निकालकर
उसमें रखे 12,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। इसके बाद उसकी कार की चाबी लेकर दोनों में से एक युवक ने कहा, हम जो चाहते हैं अब तुम वो सुनो। किसी को कुछ बताए बगैर तुम्हें हम लोगों को 4 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हमने तुम्हारी सुमन के साथ जो वीडियो बनाई है वो यूट्यूब पर डाल देंगे। इसके बाद तुम्हारा ये खेल सारी दुनिया देखेगी। यही नहीं, हम एक और काम करेंगे, इसमें से कुछ फोटो बनवाकर तुम्हारी पत्नी को भी भेज देंगे। वो भी देख लेगी कि उसके पति परमेश्वर क्या क्या करते हैं। अगर तुम्हारा मन इतने से भी नहीं भरेगा तो इसकी फिल्म को टीवी पर चलाकर सबको दिखा देंगे। तब तुम इस तरह से बदनाम हो जाओगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब तुम जानो कि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है या फिर 4 लाख रुपए। तुम हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें ये फिल्म वापस कर देंगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अवधेश ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम मुंह दिखाने लायक रहना चाहते हो तो 4 लाख रुपए दे दो। उसी युवक ने कहा, 4 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूंगा। अवधेश गिड़गिड़ाया, बदनामी से बचना है तो रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। इस बार सबने एक साथ कहा। अवधेश मिन्नतें करता रहा लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक ने अवधेश की चादर खींचकर कहा, जब अय्यासी कर रहे थे तो तुम्हें पता नहीं था कि पैसे कहां से आएंगे। सारा मजा मुफ्त में ही लेना चाहते थे। इसके बाद उसी युवक ने अवधेश के पास आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारी ये फिल्म सारी दुनिया देखेगी। इसके बाद अवधेश को उसी तरह छोड़कर वे चारों हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अवधेश की कार की चाबी भी वे साथ ले गए थे। गेस्ट हाउस की पार्किंग में खड़ी उसकी कार को लेकर वे लोग चले गए। अपनी करनी पर अवधेश पछता रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। काफी देर तक वो उसी तरह बैठा सोचता रहा कि अब क्या करे। काफी सोच विचार के बाद दिमाग कुछ दुरुस्त हुआ तो उसने उठकर कपड़े पहने और खुद को दुरुस्त करके क्षेत्रीय थाना सेक्टर 39 जा पहुंचा। थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी से मिलकर उसने अपना परिचय दे दिया, लेकिन सच्चाई बताने के बजाय उसने एक दूसरी ही कहानी बताकर थाना सेक्टर 39 रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने थाना प्रभारी को बताया, पिछले कई दिनों से कोई फोन करके मुझसे मिलने की गुजारिश कर रहा था। मैंने उसे ऑफिस में आकर मिलने को कहा, लेकिन ऑफिस में आने से उसने मना कर दिया। जब वो बार बार मिलने के लिए कहने लगा तो मैंने उससे मिलने का मन बना लिया। उसी से मिलने के लिए मैं 11 बजे के करीब नोएडा स्थित GIP मॉल अपनी गाड़ी से पहुंच गया। तय प्रोग्राम के अनुसार वहां गेट के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। उसे फोन किया तो इस बार दूसरी ओर से किसी महिला की आवाज आई। महिला की आवाज सुनकर मैं चौंका। महिला ने कहा, आप इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर अवधेश की कार के पास खड़ी हो गई। वो उसे पहचानता नहीं था। उसने उसे पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान नहीं सका। लड़की कार का दरवाजा खोलकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर बोली, सर मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी इस पहली मुलाकात को यादगार बनाना चाहती हूँ। लड़की ने उसे काफी प्रभावित किया था। वो उसकी बात पर विचार कर ही रहा था कि तभी लड़की के मोबाइल पर किसी का फोन आया। लड़की ने फोन रिसीव करके कहा, मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करना। इतना कहकर लड़की ने फोन काट दिया। इसके बाद उसने कहा, सर मैं आपकी जन भावना पार्टी में शामिल होकर पार्टी की कार्यकर्ता बनना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीति में मुझे बहुत रुचि है। वो लड़की अभी उससे बातें कर ही रही थी कि 2 लड़के आकर वहां खड़े हो गए। उनके साथ एक महिला भी थी। उन तीनों को देखकर अवधेश की कार में बैठी लड़की ने हाथ हिलाते हुए कहा, आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अवधेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही बगल में बैठी लड़की अपनी ओर का दरवाजा खोलकर जैसे ही उतरी, तुरंत उसका परिचित युवक उसकी जगह पर बैठ गया। दोनों महिलाएं पीछे की सीट पर बैठ गई तो दूसरे युवक अवधेश को धकेलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब वो दोनों युवकों के बीच में फंस गया था। उन लोगों ने उसे चुप रहने की धमकी देकर उसकी कार तेज रफ्तार से भगा दी। चलती गाड़ी में ही उन्होंने उसके पर्स से 12,000 रुपए निकाल लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे भी कार से उतार दिया और खुद कार लेकर फरार हो गए।
उसके बाद किसी तरह पूछते पाछते हुए वो थाने तक पहुंचा है। इतना सब बताकर अवधेश ने अपनी कार दिलाने की गुजारिश की। बात पूरी होते होते अवधेश की आंखें छलक पड़ी थी। उसे इस तरह परेशान देखकर थाना प्रभारी ने उसे आश्वासन देकर अपराध संख्या 19/2014 पर धारा 392, 386, 120B और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर इस मामले की जांच जीआईपी के चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विवेक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाकर सौंप दी। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने उस मोबाइल नंबर पर फोन मिलाया तो वो बंद मिला। उन्होंने उस नंबर को सर्विलांस पर लगवाने के साथ उसकी आईडी निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर सुहेल खान के नाम था, जो मकान नंबर 2017D मेन रोड मंडावली दिल्ली में रहता था। पुलिस अवधेश को लेकर उस पते पर पहुंची तो वहां उसे सुमन मिली। अवधेश ने सुमन को पहचान कर पुलिस को बताया कि दोनों महिलाओं में एक यही थी। पुलिस सुमन को नोएडा ले आई। पूछताछ में सुमन ने अपने अन्य साथियों के बारे में बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके साथियों मनोज कुमार, नीरज और शालिनी की तलाश में कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। शायद उन्हें सुमन के पकड़े जाने की भनक लग गई थी, इसलिए वे अपने अपने ठिकानों से फरार हो चुके थे। सुमन से की गई पूछताछ में अवधेश मिश्रा को लूटने और ब्लैकमेल करने की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। दरअसल अवधेश मिश्रा ने अपने लूटे जाने के बारे में पुलिस को जो बताया था वो पूरी तरह से सच नहीं था। उसकी कार और रुपए जरूर आरोपी ले गए थे, लेकिन उसने अपने अपहरण की कोशिश की। जो बात पुलिस को बताई थी वो झूठी थी। इस मामले में सच्चाई ये थी, इस कहानी की शुरुआत 5-6 साल पहले से हुई थी। तब सुमन की शादी नहीं हुई थी। 33 साल की सुमन अपने परिवार के साथ दिल्ली के पांडव नगर के गणेश नगर में रहती थी। उसके पड़ोस में ही मूल रूप से झारखंड का रहने वाला अवधेश मिश्रा भी अपने परिवार के साथ रहता था। 45 साल का अवधेश मिश्रा इलाके का जाना माना आदमी था। इसकी वजह यह थी कि वो जन भावना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। सुमन भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर या बाहर के कामों के लिए ज्यादातर उसे ही बाहर जाना पड़ता था। जब कभी किसी सरकारी दफ्तर का काम होता था, वो काम आसानी से हो जाए इसके लिए वो अवधेश मिश्रा का सहयोग लेती थी। चूंकि अवधेश नेता था, इसलिए कैसा भी काम होता था वो एक बार में ही करवा देता था। लगातार अवधेश से मिलने की वजह से सुमन की उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। सुमन देखने में भी ठीक ठाक थी और पढ़ी लिखी होने की वजह से बातें भी ढंग से करती थी। इसलिए अवधेश जब भी उसे देखता उसका दिल उसके लिए मचल उठता था। यही वजह थी कि वो उसे चाहत से एकटक ताकता रहता था। सुमन भी बच्ची नहीं थी जो वो अवधेश की नज़रों को ना पहचानती। धीरे धीरे उसे अवधेश का इस तरह ताकना अच्छा लगने लगा था। अब तक सुमन 23 साल की हो चुकी थी। आकर्षक कदकाठी की सुमन बहुत अच्छी लगती थी। अवधेश तो पहली ही मुलाकात में उसे दिल दे चुका था, लेकिन सुमन को इस बात की जानकारी देर से हुई थी। एक दिन सुमन अवधेश के पास किसी काम से गई तो वो उसे टकटकी लगाए देखता रहा। तब सुमन ने उसे टोका, सर आप मुझे इस तरह क्यों ताक रहे हो? अवधेश चाहकर भी दिल की बात नहीं छिपा सका। सुमन ने जब दोबारा अपना सवाल दोहराया तो उसने सुमन का हाथ थामकर दिल की बात कह दी। सुमन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम जैसी सुंदर लड़की मेरे जीवन में आई होती तो शायद मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरी ये जिंदगी अभी संवार सकती हो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? फिर आप शादीशुदा भी है, बाल बच्चेदार भी है। अगर आपकी पत्नी और बच्चों को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे और आपके बारे में क्या सोचेंगे? सुमन ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, अवधेश ने कहा। सुमन ने हामी में सिर हिलाया तो अवधेश ने उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लेकर सहलाते हुए कहा, सुमन तुम कितनी अच्छी हो, अब देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। तुम्हें मैं वो हर खुशी दूंगा जो अब तक तुम्हें नहीं मिली। सुमन के कपोल लाल हो गए। उसने आंखें झुका ली तो अवधेश ने एक हाथ की उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, इस तरह शर्माने से तो तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई। इसके बाद सुमन अक्सर एकांत में अवधेश से मिलने लगी तो अवधेश ने इसका लाभ भी उठा लिया। अवधेश तो इस मामले का खिलाड़ी था। कुंवारी सुमन को जब एक बार शारीरिक सुख मिला तो वो इसे बार बार पाने के लिए बेचैन होने लगी। यही वजह थी कि जब भी उसे मौका मिलता
वो अवधेश के पास पहुंच जाती। सुमन अवधेश को खुश करने लगी तो अवधेश भी उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। वो उसे अपनी कार में बैठाकर घुमाता फिराता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, गिफ्ट खरीद कर देता। इस सबसे सुमन को लगने लगा कि उसके जीवन में बाहर आ गई है। अवधेश उसे इसी तरह जीवन का हर सुख देता रहेगा। धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया। सुमन का अवधेश से तो प्रेम संबंध चल ही रहा था। उसी बीच उसकी दिल्ली के ही मंडावली के रहने वाले सुहेल खान से जान पहचान हुई तो वो उससे भी प्यार करने लगी। फिर उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। सुहेल अकेला ही रहता था और गुजर बसर के लिए छोटा मोटा काम करता था। सुमन ने भले ही सुहेल से शादी कर ली थी, लेकिन वो अवधेश को भूल नहीं पाई थी। उसे जब भी मौका मिलता था वो अवधेश से मिलने पहुंच जाती थी। बड़े सपने देखने वाली सुमन की हर जरूरत अवधेश पूरी कर रहा था। घर पर जब पति नहीं होता था तो सुमन उसे घर पर भी बुला लेती थी। सुमन के पड़ोस में ही सालनी रहती थी। 36 साल की सालनी के पति विजय सिंह की काफी पहले मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद अपनी गुजर बसर के लिए वो एक पत्रिका के ऑफिस में नौकरी करने लगी थी। पड़ोस में रहने की वजह से सालनी और सुमन में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बता दिया करती थी। किसी दिन जब सालनी ने अवधेश को सुमन के घर से निकलते देखा तो उसके बारे में पूछ लिया। तब सुमन ने सालनी से अपने और अवधेश के संबंधों के बारे में बताकर कहा कि यह आदमी बहुत पैसे वाला है। ये सुनकर सालनी के दिमाग में तुरंत एक ऐसी योजना आई जिससे अवधेश से मोटा माल मिल सकता था। उसने तुरंत कहा, यार सुमन, ये आदमी पैसे वाला है तो इससे तुझे क्या मिलता है? आता है, मुफ्त में मजा करके चला जाता है। ये तेरे पास तभी तक आएगा जब तक इसका मन नहीं भरता। जिस दिन इसका मन भर जाएगा दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। यही नहीं, तुझे पहचानने से भी इनकार कर देगा। क्या कह रही हो सालनी? अवधेश ऐसा नहीं है। सुमन ने कहा, अभी तेरे पास आ रहा है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या किया जा सकता है? मैं उसे मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बहुत सी जरूरतें पूरी करता है। ऐसा कर, तूने उसे जो सुख दिया है उसकी कीमत वसूल ले। सालनी ने कहा, अच्छा एक बात बता, तू उससे 1 लाख रुपए मांगेगी तो क्या दे देगा? नहीं देगा। सुमन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अब तू खुद ही सोच, किसी होटल में 4 रोटियां खिला दी, 2-4 उपहार दे दिए और बदले में तेरे साथ मजे लेता रहा। उस मजे की यही कीमत है, सालनी ने समझाया। सालनी की इन बातों ने सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे सोच में डूबी देखकर सालनी ने कहा, सुमन तू मेरी बात मान, तो मेरे पास ऐसी ठरकी लोगों को सबक सिखाने का एक रास्ता है। वो क्या? सुमन ने पूछा। उससे मोटी रकम ऐड कर मस्ती से जी, सालनी ने कहा। इसके बाद सालनी ने सुमन को जो समझाया उससे सुमन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि सालनी ठीक कह रही है। सुमन ने सहमति जाहिर कर दी, लेकिन जब उसे लगा कि अगर अवधेश पुलिस के पास चला गया तो सालनी ने कहा, ऐसे ठरकी पुलिस के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें खुद की बदनामी का डर रहता है। ऐसे लोग पर्दे के पीछे कुछ भी करते रहे लेकिन सबके सामने साफ सुथरा बने रहना चाहते हैं। अवधेश भी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, लेकिन हम दोनों ये सब करेंगे कैसे? सुमन ने पूछा। तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ परिचित है जो प्रेस में काम करते हैं, मैं उनसे आज ही बात कर लूंगी, सालनी ने कहा। अच्छा, मनोज जिसके साथ तुम रहती हो? सुमन ने कहा। हाँ, वो बहुत तेज आदमी है, सब कुछ आसानी से कर लेगा। अब तू वही कर जैसा मैं कहूँ, सालनी ने कहा। सुमन वो सब करने को तैयार हो गई जैसा सालनी ने कहा था। अगले दिन सालनी मनोज को साथ लेकर सुमन के घर आई। मनोज साधना टीवी में नौकरी करता था। उसके पिता का नाम बख्तावर सिंह था, जो मंडावली के मकान नंबर 245/3A गली नंबर 7 में रहते थे। वैसे वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था। सालनी उसी के साथ रहती थी। बातचीत में मनोज ने सुमन को यकीन दिलाया कि वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अवधेश मिश्रा को इस तरह फांसेगा कि मजबूरन वो मोटी रकम उन्हें थमा देगा। इसके बाद मनोज ने नीरज मेहरा नाम के अपने एक दोस्त को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। वो साधना चैनल में एक कैमरामैन था और इटावा का रहने वाला था। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसी के तहत 12 दिसंबर 2013 को सुमन ने अवधेश को फोन करके उसके साथ गेस्ट हाउस या होटल में रंगरलियां मनाने को कहा। अवधेश तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद अवधेश ने नोएडा में मिलने की योजना बनाई। दोनों वही मिले। इसके बाद अवधेश सुमन को अपनी कार से निठारी स्थित
सूर्या गेस्ट हाउस ले गया, जहां दोनों एक कमरे में ठहरे। अवधेश अपने और सुमन के कपड़े उतारकर उसमें डूब गया। दूसरी ओर मनोज कैमरा लिए सब कुछ उसमें कैद करता रहा। अवधेश सुमन से मिलने की खुशी में इस कदर खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। वो ये भी नहीं जान पाया था कि 3 लोग कब उसके कमरे में आकर छिप गए थे। बाद में पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सुमन ने बताया था कि अवधेश जब बाथरूम गया था तब उसने तीनों को कमरे के अंदर कर लिया था। जब तक अवधेश को शालिनी, मनोज और नीरज के कमरे में आने की भनक लगती, तब तक उसके और सुमन के शारीरिक संबंधों की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। इसी के बल में उन्होंने उसकी पर्स से 12,000 रुपए निकालकर कार की चाबी तो ले ही ली, 4 लाख रुपए की मांग और कर दी। अवधेश तो फंस ही चुका था। उसने उन्हें बहकाना चाहा, लेकिन जब उसे लगा कि वो बच नहीं पाएगा तब वो पुलिस के पास पहुंच गया। बहरहाल उसने पुलिस को बताई तो झूठी कहानी, लेकिन उसकी इसी झूठी कहानी पर ब्लैकमेलर पकड़े गए। उसके बाद पुलिस को असली कहानी का पता चला। शायद वो बदनामी के डर से पुलिस के पास जाता भी नहीं, लेकिन कार की वजह से पुलिस के पास जाना पड़ा। सुमन के बयान के आधार पर पुलिस ने मनोज कुमार, शालिनी और नीरज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। 9 जनवरी 2014 की सुबह 6 बजे मुखबिर की सूचना पर मनोज कुमार और शालिनी को न्यू अशोक नगर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं के साथ नीरज भी था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। अवधेश की गाड़ी भी बरामद हो गई थी। पूछताछ में शालिनी और मनोज कुमार ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुमन, शालिनी और मनोज कुमार को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। पुलिस नीरज की तलाश कर रही थी। अवधेश ने जो किया उसके लिए वो शर्मिंदा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो पत्नी और बच्चों से क्या कहकर माफ़ी मांगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।